एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आप सब से जुड़ा हुआ है। वो टॉपिक है कैरियर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। आखिर बायोटेक्नोलॉजी को हम इंटरमीडिएट के बाद चूज करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना करियर को बना सकते हैं, उसी के ऊपर ये लेक्चर मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कैरियर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का सिनेरियो इंडिया में क्या है। व्हाट इज द इंडियन सिनेरियो ऑन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो पहला जो हेडिंग मैंने डाल रखी है वो यही है, बायोटेक्नोलॉजी सिनेरियो इन इंडिया। अगर आप लोगों ने देखा होगा, स्टडी किया होगा, तो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिग्रीज इंडिया में प्रोवाइड की जाती हैं या बायोटेक्नोलॉजी या बेसिकली अलाइड सब्जेक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी से हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये अलाइड हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो क्या है कि जो डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं इंडिया में वो क्या है, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन सी डिग्रीज है, बीएससी है, बीटेक है। बीएससी के अंदर अगर आप देखें तो बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी बीएससी होती है, बायोकेमिस्ट्री के लिए भी बीएससी होती है, और इस तरीके के बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी तो खैर कोर सब्जेक्ट्स हो गए, कोर डिग्रीज हो गई। लेकिन जो अलाइड है उसमें बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अलग से होती ही होती है। तो उसके अलावा बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी होता है, बीटेक बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी भी होता है, बीटेक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी होता है, बीटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होता है। तो इस तरीके के जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिग्रीज इंडिया में दी जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अगर जो स्टूडेंट्स केवल ये बीएससी या बीटेक की डिग्री लेने के बाद सोचते हैं कि हमें जॉब में जाना है, तो उनको कितनी लगभग सैलरी मिलती है। तो सैलरी की हालत इस समय जो बीएससी या अंडर ग्रेजुएट लेवल के बाद जो डिग्री जो आप जॉब के लिए जाते हैं, तो उसमें सैलरी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत कम सैलरी मिलती है। लगभग 20,000 या उससे नीचे ही की सैलरी आप एक्सपेक्ट करें, उससे ज्यादा की सैलरी आप एक्सपेक्ट ना करें जब आप अंडर ग्रेजुएट के लिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में कौन कौन सी डिग्रीज इंडिया में मिलती हैं, ज्यादातर एमएससी और एमटेक। एमएससी में फिर से अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, ये सब तो कोर हो गई। अगेन एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी डिग्रीज हैं। सिमिलरली एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की भी डिग्री मिलती है। एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद या एमएससी करने के बाद आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा अभी भी नहीं है, 40,000 के आसपास या उससे नीचे की ही सैलरी आपको मिलेगी। और ये सैलरी डिपेंड करती है कि आप जॉब करने किस कंपनी में जा रहे हैं या एकेडमिक सेक्टर में जा रहे हैं, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो सैलरी यहाँ पे भी बहुत अच्छी नहीं, 40,000 या उससे नीचे की सैलरी आप एक्सपेक्ट करें। अब आते हैं जो हायर स्टडीज जिसको बोलते हैं एमटेक के बाद पीएचडी या पोस्ट डॉक। अब पीएचडी के बाद किया जाता है पोस्ट डॉक। इंडिया में पीएचडी जो है वो लगभग 5 से 7 साल के बीच में कंप्लीट की जाती है पीएचडी। और इसके बाद पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक करने भी जा सकते हैं, अब्रॉड या इंडिया से भी पोस्ट डॉक किया जाता है। उसके बाद जो सैलरी है वो कुछ रेस्पेक्टेबल होती है, वो है 60,000 के आसपास और 1.5 लाख तक लगभग वेरी करती है। पीएचडी के बाद क्या है, पीएचडी के बाद आप बहुत सारी और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं, जैसे कि आप एकेडमिक सेक्टर में भी जा सकते हैं और आरएनडी सेक्टर जो इंडस्ट्री का होता है उसके अंदर भी अपना ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए। अब एक्चुअली आते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स जाकर के बीटेक के बाद एमबीए के लिए भी ऑप्ट करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। और उसके अलावा कभी कभी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी की भी आपको डिग्री देखते होंगे, ये भी चीजें आपको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन दे सकती हैं। एमबीए अक्सर लोग करते हैं क्योंकि वो आपका जो कोर सब्जेक्ट है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से आपने बीटेक किया, उसके बाद कोर सब्जेक्ट से हट करके आप एमबीए करना चाहते हैं सेल्स, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, तो क्या होता है आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो हट के उसके बाद आप अलग लाइन में अपनी जॉब, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो वो एमबीए की बात हो गई। सिमिलरली डिप्लोमा। अब आते हैं कोर। जब आप कोर सब्जेक्ट में रुके रहते हैं, कोर सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं, तो आपके लिए जॉब की प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, ये मैं कंबाइंड बता रहा हूँ। यहाँ पे बीटेक, एमटेक या पीएचडी के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट मत करिएगा। ये मैं कंबाइंड बता रहा हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो उनको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर्स 2 हैं। उसमें सबसे पहला है फार्मा यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो कंपनियां दवा बनाती हैं
उनके अंडर में जाकर के आप उनके साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। तो अभी आफ्टर कोविड क्या हुआ है कि इस तरीके की जो दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनमें काफी बूम आया है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए जो फार्मा सेक्टर है। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले बायोकॉन, आप सब ने नाम सुना होगा बायोकॉन का। बायोकॉन की जो संस्थापक थी, जो को फाउंडर हैं, वो किरण शॉ मजूमदार मैम हैं। उन्होंने बायोकॉन का स्थापना की इंडिया में। फिर उसके बाद नोवार्टिस है, उसके बाद फाइजर है, रैनबैक्सी है, इसके अलावा सिप्ला है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं जिनमें आप अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली फार्मास्यूटिकल हब जो इंडिया में है वो हिमाचल प्रदेश में बद्दी है। वहां पे आप अपना जॉब प्रोफाइल, अपना सीवी भेज सकते हैं और वहां पे आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। दूसरा जो सबसे बड़ा सेक्टर जहां पे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है वो है फूड का सेक्टर। फूड का सेक्टर, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप लोग। जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो फूड क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब कर सकते हैं। वहां पे क्वालिटी, फूड की जो क्वालिटी को टेस्टिंग करना होता है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज को पता करना होता है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो फूड क्वालिटी एनालिस्ट के होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से किए हुए एमएससी या बीएससी के स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स। FSSAI का मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये भी अपनी पोस्ट निकालती है, यहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर साल पोस्ट निकालती है, आप वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा, इसके बाद जो सेक्टर से कहाँ कहाँ पे जॉब लग सकती है बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स की, उसके बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगेन काफी सारे स्टूडेंट्स को वो एब्जॉर्ब करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, वहां पे आप फर्टिलाइजर्स के लिए फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, सीड्स की फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी ऐसी ब्रांचेस हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट्स को लेते हैं, तो वहां पे आप अपना सीवी भेज सकते हैं, वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया। और ये सेक्टर क्या हुआ, हॉस्पिटल्स या जो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं या ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह की टेस्टिंग होती है, वहां पे आप पैथोलॉजिकल सेंटर्स जो होते हैं वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी ऐसी वैकेंसीज आती हैं, वहां पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर की कि आप इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आपको सबको पता होगा कि जॉब के लिए दो टाइप की चीजें हो गई, एक तो इंडस्ट्री हो गया और एक एकेडमिक्स हो गया। तो ये सारी बातें हो गई आपकी इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकेडमिक्स की। ठीक, तो एकेडमिक्स का सेक्टर मैं जानता हूं कि आप अगर एकेडमिक्स की लाइन में बढ़ेंगे तो उसमें समय बहुत लगता है। तो बट एकेडमिक्स लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते आप एक स्टेबल जॉब की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लगता है और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसकी में सैलरी बढ़ती है। इंडस्ट्री में क्या होता है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे तो सडनली आपकी सैलरी में काफी जंप हो जाएगा, इस तरीके की चीज है। लेकिन एकेडमिक्स में आपको मिनिमम जो डिग्री चाहिए काम करने के लिए वो क्या है, पीएचडी। आप एमटेक या एमएससी करके या बीएससी या बीटेक करके अब आज की डेट में एकेडमिक लाइन में नहीं जा सकते। और अगर आप एमएससी या एमटेक करके इस फील्ड में गए तो आपका आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसमें बहुत सारी अड़चने आएंगी। तो इसलिए आपको अगर एकेडमिक लाइन में जाना है तो आपके लिए पीएचडी मस्ट है। ठीक, एकेडमिक लाइंस में भी दो तरीके के जॉब्स हो गए, एक गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, एक प्राइवेट जॉब्स हो गए। तो ज्यादातर जो जॉब्स निकलती हैं वो क्या होता है कि कोर सब्जेक्ट के लिए निकलती हैं, जैसे कि जूलॉजी के लिए, जैसे कि बॉटनी के लिए। हालांकि अब आजकल देखा जाता है कि कोर सब्जेक्ट्स के अलावा उसमें अलाइड सब्जेक्ट्स को भी एंट्री दे दी जाती है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए या बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी उन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो केवल कोर के लिए थी। ठीक, तो ये हो गया गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। प्राइवेट जॉब्स, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं। तो वहां पे भी आप बीएससी के या बीटेक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अपना सीवी भेज सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए, अच्छी सैलरी के लिए आपके पास पीएचडी होना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं कि इस एकेडमिक सेक्टर का के ऊपर या इस इंडस्ट्री के सेक्टर के ऊपर ये कोविड का क्या प्रभाव पड़ा हुआ है।
तो पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड क्या क्या चेंजेस होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के इन सेक्टर्स के ऊपर। देखिए, अगर बात की जाए फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा फंडिंग होने लगी है फार्मा सेक्टर के अंदर, ताकि कोविड से ही रिलेटेड जो वैक्सीन हैं वो बनाई जा सके। इसी तरीके से और भी जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, उनके लिए काफी ज्यादा फंडिंग अक्सर फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के अंदर होती रहती है। और आफ्टर कोविड ये जो इन्वेस्टमेंट है या जितना फंड दिया जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, उसमें इंक्रीज होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो वो एक फील्ड काफी प्रॉमिसिंग है हमेशा की तरह। बाकी और सारी फील्ड्स में भी इसी तरीके से कोविड का असर पड़ेगा, जैसे कि फूड या माइक्रोबायोलॉजी की अभी जो फूड जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि थोड़ी सी फूड की जो कंजम्पशन हुआ या रिक्वायरमेंट हुआ वो क्या हुआ, वो स्लो डाउन हुई। यहाँ पे फूड में जो हायरिंग हुई फूड इंडस्ट्रीज में वो क्या हुई, वो थोड़ी सी डाउन हो गई। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज ऑलवेज बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी इस पीरियड के अंदर भी। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट कोविड ये एकेडमिक्स की अभी हमने बात की, उसके ऊपर पोस्ट कोविड जो ये इन्फेक्शन, ये पैंडेमिक हुई, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब हो क्या रहा है कि अब ज्यादातर अगर आप लोग वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं, जैसे बायोटेक्निका हुआ या हेल्थ बायोटेक हुआ, उन वेबसाइट्स पे आप देखते होंगे ज्यादातर जो गवर्नमेंट लैब्स हैं उनके अंदर वैकेंसीज आ रही हैं फॉर आरए के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, या जीआरएफ रखने के लिए वैकेंसीज आ रही हैं। किस लिए? क्योंकि वायरसेस के ऊपर काम करना है या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करना है। तो उसमें काफी इंक्रीज हुआ है कि इस तरीके की वैकेंसी या जीआरएफ को रखने वाली वैकेंसी या आपके आरए को रखने वाली वैकेंसीज आ रही हैं। अब इस समय काफी ज्यादा बूम हुआ है उसमें, तो वो एक अच्छी चीज है। आफ्टर पोस्ट कोविड इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है रिसर्च के लिए थोड़ा सा बेहतर, पहले बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं, हाँ, लेकिन पहले से कुछ बेहतर सिनेरियो देखा जा रहा है इस फील्ड में। अब हमने इसकी बात, एकेडमिक्स की बात हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं कि एकेडमिक सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको। तो बीटेक के स्टूडेंट्स के पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो वो बीटेक एमटेक पीएचडी के लिए जाएं, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बीटेक के बाद पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स को एनरोल कर लेते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे आपके पास इन सारे एग्जाम्स के लिए का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए इनमें से किसी एक का। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप बैठ सकते हैं फॉर पीएचडी में एक फेलोशिप लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप बैठ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्या है? CSIR UGC नेट। यही आपको लेक्चररशिप के लिए भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास लेक्चररशिप के लिए एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। उस लेक्चररशिप के सर्टिफिकेट के साथ आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपके पास पीएचडी जरूर होनी चाहिए। तो CSIR UGC नेट की बात कर लीजिए, गेट की बात कर लीजिए। ज्यादातर IITs क्या करते हैं, एमटेक में एडमिशन या पीएचडी में एडमिशन गेट के थ्रू लेते हैं। गेट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको जरूर देखें। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी JRF का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इस पे आप बैठ सकते हैं। DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगेन JRF का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड एक नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और साइंटिस्ट का भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इन सब एग्जाम्स में से अगर किसी भी एक को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो पीएचडी में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। चाहे वो आप बीटेक के बाद पीएचडी के रूट पे जा रहे हो या बीटेक एमटेक के बाद पीएचडी के रूट पे जा रहे हो। और बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आफ्टर एमएससी आपको पीएचडी के लिए जाना होगा। तो उसमें आपको फेलोशिप कितनी मिलेगी? इस समय काफी अच्छी फेलोशिप गवर्नमेंट दे रही है, 35 to 40,000 के आसपास की फेलोशिप आपको मिलेगी। तो पीएचडी के साथ साथ आप अच्छी खासी अपनी फेलोशिप उठा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा रूट है। पीएचडी के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स जो एकेडमिक सेक्टर में आती हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वाली फील्ड में या इस वाली लाइन में आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। आपको बीटेक 4 साल का चाहिए, फिर मास्टर्स अगर आप थ्रू जाते हैं तो 2 साल का एमटेक, और फिर आपकी पीएचडी जो है वो 5 से 7 साल की पीएचडी लगती है। तो इसमें टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगेगा। पैसे, ऑफ कोर्स मनी, जो फीस है हर जगह की, उसमें काफी ज्यादा लगेगा। और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए कि आप लगातार इतना ज्यादा पढ़ाई कर सकें। पीएचडी ऑफ कोर्स
टफ है, मास्टर्स भी टफ है, तो उसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए कि आप सस्टेन कर सकें इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ, जब ग्रेजुअली आप इस फील्ड में धीमे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर, काफ़ी हैंडसम सैलरी होती चली जाती है। तो ये तो हो गई कि आप बायोटेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी फील्ड से सेटिस्फाई नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी फील्ड को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं, आप बीटेक या बीएससी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बैंक या एसएससी की तैयारी कर लीजिए, तो आप अपनी फील्ड से अलग हो जाएंगे और एक जनरल जो जॉब है बैंक में, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क में आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम्स होते हैं, आपको पता होगा, और एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, तब भी आप जनरल कंपटीशन में आ जाएंगे और आप जो है वो इन सब एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं। तो अगर मैं कुल मिलाकर के बात कहूं कि बायोटेक्नोलॉजी में बने रहने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में टिके रहने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, दो शब्दों का में अगर आप उसको समराइज करना चाहें तो क्या है, पेशेंस एंड हार्डवर्क। ये बहुत ज़रूरी है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में टिके रहने के लिए, और मेरा भरोसा है कि अगर आप टिके रहे, इसी तरीके से मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो क्या होगा, एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के साथ मैं ये अपना लेक्चर खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।